हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे एक बोल के आ रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें करना होगा 144 लिखना होगा यहाँ पर। अब इसको हमें 2 से काटना होगा। तो जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो 2 से इस काटेंगे, 2 सतह 14 हो जाएगा और ये कटेगा 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर से काटेंगे 2 से तो 2 तियाई 6, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 9 18। फिर 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब काटेंगे 3 से काटेंगे एक बार में। तो देखिए तीन, ये देखिए 2 को देखेंगे तो एक बार तो यहाँ है, एक बार यहाँ 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4। मतलब जो 2 है वो कितनी बार है, 4 बार है। इनटू 3 को देखेंगे तो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर 2 बार है। तो 3 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है घातों का योग। तो घात देखिए है 4 है और ये है 2। तो 4 और प्लस में 2 बराबर हो जाता है कितना, 6 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आप लोग का जो आंसर होगा वो होगा कितना, 6 हो जाएगा, क्योंकि घातों का योग बोला था और घातों का योग आया कितना, 6 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोल रहा है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। ठीक है, तो ये भी देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए हम इस यहीं पे हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले x² को आप वही लिखोगे। ठीक है, x² जो है आप उसको वही लिखोगे और ये जो 4 है इसको पंचांतर कर देंगे 0 के साइड में। तो जब ये पंचांतर होके आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब x² जो है इसका स्क्वायर जो है हटाएंगे तो यहाँ पर 4 में लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना होगा ये कितने का वर्ग है। तो ये जो है प्लस माइनस में ये 2 का वर्ग है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि +-2 जो है आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में दिखाई दे रहा है, सी वाले में। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है पाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी में है परिमेय और ऑप्शन नंबर सी में है क्या, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि आपसे यदि पूछा जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, ये क्या है, तो ये है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। इसको आप लोग याद रखिएगा। पाई पूछेगा तो अपरिमेय और पाई की वैल्यू यानी 22/7 पूछ लिया तो ये हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा में बोल रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये है कि एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे कि आप मान सकते हैं, परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 2 मान लीजिए। ठीक है, ये आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका गुणा जब आप किसी अपरिमेय संख्या यानी कि रूट में कोई भी संख्या ले लीजिए उससे आप कराओगे तो ये निकलता है क्या, 2√3 यही निकलता है। और ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपरिमेय ही निकलता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग ये देखिए, एक ये जो 1250 है इसमें से आप भाग दे दीजिएगा 14,587 में। ठीक है, इसमें आप जब भाग दोगे तो दशमलव के कितने मान के बाद पूरा पूरा कट जा रहा है वही आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि आप भाग जब देंगे तो 4 स्थानों पर ये है जो है कट जाएगा, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6वें को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6वां बोल रहा है समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखिए यहाँ पर बोल रहा है कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को देख लेंगे क्या क्या समीकरण हमको यहाँ पर दिया गया है। तो समीकरण में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया गया है क्या, समीकरण में यहाँ पर दिया गया है 2x। ठीक है, और प्लस में दिया गया है ए वाई बराबर में 1 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, यहाँ से हम निकाल लेंगे a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू x का गुणांक जो होगा a1 की वैल्यू हो जाएगा। b1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, y का गुणांक मतलब a हो जाएगा। और c1 की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 1 दिया गया है। उसी तरीके से दूसरे समीकरण को नोट करेंगे तो दूसरा समीकरण है 3x माइनस में 5y बराबर में क्या, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू निकल गया 3 और हो जाएगा b2 की वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो माइनस में 5 और c2 की जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो वहाँ पर आपका जो समीकरण होता है उसका फॉर्मूला तो हो जाता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपान में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये फार्मूला होता है। आई होप आप सभी लोग ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए a1 की वैल्यू हमारा है कितना, a1 की वैल्यू भी निकाले हम 2 निकाले हैं। ठीक है, बटे में a2 की वैल्यू कितना है, तो a2 की वैल्यू है 3 बराबर लगा दीजिए। b1 की वैल्यू कितना है भाई, तो b1 की वैल्यू है a अपान b2 की वैल्यू कितना है, तो b2 की वैल्यू है माइनस में 5 इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितना है, तो c1 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है क्या, 7। ठीक है, तो इस वाले मान में से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है भाई, इससे लेना देना हमको इससे है। तो -5 का जब गुणा 2 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा जब यहाँ पर हम करेंगे a में तो 3a हो जाएगा। देखिए हमको a की वैल्यू चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -10 और ये जो a के गुणांक में 3 है ये चला जाएगा कहाँ, नीचे। तो ये हमारा निकल गया है किसका, a का वैल्यू जो है निकल गया यहाँ पर। तो देखिए किस ऑप्शन में आपके दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में हमें -10/3 दिया गया है और जो हमारा ये निकल के आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आपका ये है क्वेश्चन नंबर 7वां, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दिया गया है क्या, समीकरण x अपान 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, कामा 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 0 का हल है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो x के मान ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को जो भी दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहले दिया गया क्या, 1/x, तो लिख लेंगे भाई 1/x प्लस में दिया गया है 1/y बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में दिया गया है 4। तो इससे आप बना लो भाई समीकरण 1। दूसरा क्या दिया गया है, तो दूसरा दिया गया है 1/x माइनस 1/y बराबर में क्या दिया गया है, 0। और इससे आप लोग बना लो समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, अब आपको लिखना होगा समीकरण, लिखना होगा क्या, समीकरण 1 और प्लस लगा दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू हमारा जो है जोड़ने पर कट जाएगा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1/y और 1/y दोनों जगह है, एक प्लस में एक माइनस है, प्लस और माइनस हमेशा कट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना होगा, समीकरण नंबर पहले को जब उतारेंगे हम लिखेंगे 1/x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/y बराबर में हो जाएगा 4 और इधर लिखेंगे क्या, 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या, जोड़ने पर इतना आप लिख दीजिए। ठीक है,
तो देखिए 1/x और 1/x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये 1/y 1/y कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कट कर दीजिए। ये 4 और जब 0, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा क्या, 4 बचेगा। इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा 1 बार में, और ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा 1 बट्टा में क्या, x, और बराबर में कितना, 2, ये बचेगा। तो अब आप कर दीजिए क्या, तिरक मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा, x का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 1 बट्टा क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। x की वैल्यू निकल गया, और जब x की वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, बने रहिए वीडियो में। देखिए, तो आपको लिखना होगा x का मान, क्या लिखना होगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, इतना आप लिख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 उतार लीजिए पहले। तो समीकरण 1 में दिया गया है 1/x प्लस में 1/y बराबर में 4, ये दिया गया है। तो जिसमें से x की वैल्यू हमें पता है, तो 1 बट्टे में 1/2 प्लस 1/y बराबर 4। तो ये देखिए, बट्टा का बट्टा हमेशा ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 1/y बराबर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1/y को ज्यों कहते हुए लिखेंगे, ये 4 है। ठीक है, बराबर में 4, और ये जो पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1/y बराबर 4 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमें y का मान निकालना है, तो y को हम पलट देंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो y को जब पलटेंगे तो y ऊपर हो जाएगा, और 1 जब ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बटे में ये 2 नीचे हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारा निकल गया क्या, 1/2, और x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो x की भी वैल्यू 1/2, y की भी वैल्यू 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इससे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो सवाल हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 4x² - 12x और प्लस में 9 बराबर 0, ये दिया गया है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो लिखा है 4x² माइनस में 12x और प्लस में 9 बराबर 0, ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो x² के साथ में जो संख्या होता है उसका मल्टीप्लाई हम पीछे करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 को आपका देखिए, 36 जो है किसके पहाड़ा में आता है, जोड़ने घटाने पर आपको आना चाहिए कितना, माइनस में 12। तो ये 36 जो है वो 6 के पहाड़ा में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, लेकिन माइनस में 6 लिखेंगे हम, तभी तो माइनस माइनस 12 हो जाएगा, और 6 × 36 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 4x² माइनस में हम पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा, तो 6 के साथ x भी जोड़ देंगे, क्योंकि बीच वाले के साथ x है तो x लिखेंगे। उसके बाद माइनस में 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, तो 6 बार, तो यहाँ पर भी हम माइनस में ही 6 लिखेंगे, तो क्योंकि माइनस में 6 तभी तो हो जाएगा -12। और प्लस में ये जो पीछे वाली संख्या है 9, इसको जो कहते हैं बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, जो इन दोनों में है, तो इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, 2 और x दिखाई दे रहा है। तो 2 से ये काटेंगे तो 2 से 2 बार में कटेगा, एक x यहाँ पर रह जाएगा, 2 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 3, तो 3 बाहर निकालेंगे, 3 से ये कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x और माइनस प्लस माइनस 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 आ जाएगा, और 3 जब बाहर निकालिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये खंड और ये खंड बराबर हो गए हैं, तो इसको हम लोग एक बार उतारेंगे, तो यानी कि 2x माइनस में 3 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में जो बाहर है जैसे कि ये और ये, यानी कि 2x माइनस में 3 ब्रैकेट 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, हम पहले ब्रैकेट के साथ 0 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, तो
अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 2x बराबर ये 3 जो है इसको पंचांतर करेंगे तो ये 3 इधर हो जाएगा। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 3 बट्टे में आ जाएगा ये 2। तो x की वैल्यू यही हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, कितना आ गया, 2 निकल गया, ये मतलब 3/2। आप इसको भी चाहे निकालना चाहें तो इतना ही आ गया निकल, क्योंकि ये और ये दोनों वही संख्या थी, हमने निकाला तो कितना 3/2 आ गया। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, 3/2 ही आएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं, किस ऑप्शन में हमें दिया गया है 3/2। तो 3/2 जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो समीकरण हमें दिया गया है उसको हम लोग ज्यों का त्यों निकलेंगे। तो समीकरण हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है 2x² प्लस में हो जाएगा क्या k x और प्लस में 3 बराबर 0, यह दिया गया है। तो देखिए यहाँ से देखिए मूल समान होंगे तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत का फार्मूला लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम a b और c का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान हमारा निकलेगा जो x का गुणांक होगा यानी कि 2, और b का मान निकलेगा जो x का मतलब x² का गुणांक हो गया 2, x का गुणांक क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और c की जो वैल्यू निकलेगा वो तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर 3, ये हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है मूल समान होंगे, जब मूल समान होता है तो वहाँ पर d का मान जो होता है वो हो जाता है 0। ठीक है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब मूल समान होता है। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका होता है d बराबर b² माइनस में 4ac, ये आपका फार्मूला होता है, जिसमें से d की वैल्यू हमें दे दिया है कितना, 0 बराबर में क्या हो जाएगा b², b का मान हमें कितना दिया है, k दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा b के स्थान पे k² माइनस में यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 2 इंटू c की वैल्यू कितना दिया गया भाई, तो दिया गया है 3। ठीक है, तो लिखेंगे 0 बराबर में यहाँ पर क्या लिखेंगे k² माइनस गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा यहाँ पर, तो 24 लिख देंगे। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 24 को पंचांतर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, k² बराबर में 24 जो है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमें k का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे, तो स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो ये वाली संख्या यानी बराबर की वाली संख्या में रूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको जब फैक्टर करेंगे, इसका लसन निकालेंगे तो निकल के आएगा क्या, प्लस माइनस, जब कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो प्लस माइनस में 2 अंडर रूट जो है ये 6 आपका निकल के आएगा। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6, प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कोई और चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 वर्ग सेंटीमीटर तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 1.2 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में क्या होता है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए हम थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहे हैं, त्रिभुज को बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है पहले त्रिभुज की ऊंचाई यानी h1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या होता है दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, यही आपका फार्मूला होता है। तो जिसमें से आपको दिया गया है 2 समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 9 दिया गया है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 36 दिया गया है। ठीक है, और बराबर ऊंचाई भी आपको दिया गया है, पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितना दिया 1.5 है, तो h1 का मान जो है आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1.2 दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा h2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो यहाँ पर कट के आ गया क्या 1/4 आ गया, बराबर ये दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम एक बार दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं
तो दिखा सकते हैं 1.2 बट्टे में क्या हो जाएगा, H2 पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 बट्टे में हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1.2 बट्टे में क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक जो है 1 का वर्ग है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है तो ये भी आ जाएगा बाहर। तो 1.2 बट्टे में हो जाएगा H2। तो H2 का गुणा 3 मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो H2 एक कम क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा इक्वल टू 12 का जब गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूना 24 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका है करेक्ट आंसर। तो चलिए मिला लेते हैं किस विकल्प में दिया गया है, किस विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कितना है 2.4। तो 2.4 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सरल है। बोल रहा है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो आई होप आप सभी को बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा। बीच की दूरी के लिए हम क्या करते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस यानी कि डी बराबर हम फार्मूला दिखा सकते हैं x2 होता है क्या, फार्मूला होता है x2 माइनस में होता है क्या, x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, प्लस में होता है y2 माइनस में होता है y1 का होल स्क्वायर। ये होता है ना, ये आपका फार्मूला होता है। जिसमें से x2 की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, -5, तो लिखेंगे यहाँ पर -5 माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है तो इसका लगा देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 0 दिया गया है, माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया, तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे देखिए माइनस में 5 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस में 5 ही हो जाएगा केवल। तो यहाँ पर -5 का वर्ग प्लस 0 में से आप जब घटाएंगे -5 तो यहाँ पर इसका मतलब -5 ही इसका भी रह जाएगा। ठीक है, तो 5 का जब आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस इस 5 का वर्ग करोगे तो ये भी हो जाएगा 25 और 25 मिलके हो जाएगा क्या, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर होगा, जब इसका फैक्टर करेंगे ना तो ये 5 एक ठो यहाँ पर आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 × 25 25 दूना कितना होता है 50 हो जाता है, तो 5√2 वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में नहीं दूसरे ऑप्शन में दिया गया 5√2, आप देख सकते हैं आपका आंसर भी वही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है, साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये दिया गया है। तो सवाल को सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो सब सवाल में हमें क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या दिया गया है 1 बटे में क्या दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही तो दिया गया भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले साइन स्क्वायर जो थीटा दिया गया है इसको आप वही लिखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को जब हम कॉस में बदलते हैं तो यहाँ पे बदल जाएगा किसमें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अभी वही लिखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, ये कास स्क्वायर थीटा को आप जब बदलोगे ना तो ये बदल जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा में, और बटा का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर गुरुजी 1 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है साइन 9 डिग्री अपान कास 81 डिग्री का मान है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो उसमें से क्या करना होता है, या तो ऊपर की वैल्यू या फिर नीचे की वैल्यू, कोई एक वैल्यू आपको चेंज करना होगा। मान लीजिए मैं ऊपर की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ यानी साइन को, तो मैं बदलूंगा क्या, साइन लिखूँ यहाँ पर साइन, ठीक है, किस में बदलेंगे 90 के पदों में, तो लिखेंगे साइन 90
माइनस, यानी 90 में से हम कौन कितना घटा लें कि घटकर हमारा जो है 9 डिग्री बचे। तो साइन में से 90 में से हम 81 डिग्री यदि घटाते हैं तो हमारा बचेगा कितना, 9 डिग्री। ठीक है, और नीचे जो दिया गया है उसको नीचे ही लिखिए, यानी काश में 81 डिग्री भाई। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। ये साइन जो है वो बदल जाएगा कास में, और थीटा के स्थान पर कितना दिया गया है, तो 81 दिया गया, इतना हो जाएगा। और बटे में क्या है, कास 81 दिया है, तो कास 81 यहाँ पर रहेगा। और साइंस ये पूरा कास 81 काशी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1, यहाँ पर दिया गया 1 से अधिक 1 से कम, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 14 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बिंदु ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु पूछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो भी हमें मान दिया गया है इसको देखिए, इसको बोलते हैं x1, इसे बोलते हैं y1, और ये वाली जो वैल्यू है ये x2 है, और ये है जाएगा y2। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 कामा y1, और प्लस में होता है y2 अपान में होता है 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस फार्मूले में बैठा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्या, x1 की वैल्यू कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 प्लस x2 की वैल्यू कितना है भाई, 6 है, तो 6 लिखेंगे, और बट्टे में क्या लगा देंगे, बट्टे में लगा देंगे 2 कामा y1 की वैल्यू कितना है भाई, तो y1 की वैल्यू है 5, और प्लस में y2 की वैल्यू कितना है, तो y2 की वैल्यू है 5, तो बट्टे में 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2 कामा 5, और 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 बटे में हो जाएगा क्या, 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 5, 2 से काटेंगे फिर से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 5 कामा 5 आपका जो है आ गया। तो चलिए मिला लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, ट्रिपल स्टार मार लीजिएगा भाई। ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। देखिए यहाँ पर एक मीनार की बात बोला है, तो हम लोग एक मीनार खींच लेते हैं, और उस कितना है, उसकी ऊंचाई कितना है, तो 45 है, 45 मीटर, तो इसकी है 45 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मीनार की छाया मतलब यहाँ से सूर्य जैसे इधर से पड़ रहा है तो उसकी छाया बन रहा है यहाँ से ऐसे छाया। तो छाया कितना बन रहा है वहाँ पे दिखा रहा है, छाया जो है 45√3 मीटर की छाया है इसकी। ये दशमलव मत समझिएगा, ये दशमलव नहीं है, ये 45√3 है। ठीक है, तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब कि ऊपर वाला, ये यहाँ का आपको जो है कोण यानी कि थीटा एंगल पूछ रहा है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लंब और आधार यही दो वैल्यू हमें दिया गया है। जब लंब और आधार दिया होता है तो जो है tan का हम लोग यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता क्या है, ए बी होता है, बराबर क्या हो जाएगा ए बी यानी कि लंब, बट्टे में आधार होता है, आधार यानी कि क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हमें नहीं दिया गया तो नहीं करेंगे। ए बी की वैल्यू दिया गया है कितना, ए बी की वैल्यू है 45, बटे बी सी की वैल्यू कितना है, तो बी सी की वैल्यू है 45√3, तो ये 45 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, √3। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये tan के कितने अंश का मान है, तो ये tan के 30 अंश का मान है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका थीटा वैल्यू क्या निकल गया, थीटा का वैल्यू जो है 30 निकल के आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी थीटा का जो एंगल पूछ रहा था वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 की ओर चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। मैंने आपको बताया ये वैल्यू जो होती है एक्स की होती है, ये वाई की होती है। तो यहाँ पर बोल रहा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। देखिए जब वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपका जो आंसर होगा वो एक्स अक्ष वाला जो आंसर होगा वही एक्स यानी एक्स की जो वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा। जब एक्स अक्ष पूछेगा तो वाई की वैल्यू जो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है क्या वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो यानी कि वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू हमें बताना है। यानी एक्स मतलब कि -3 वाला जो है वही आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये एक ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -3 एक्स के स्थान पे -3 ही दिया ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है क्या बोल रहा है? एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर, मान लीजिए एक वृत्त है, ये है वृत्त आपका। ठीक है, एक वृत्त हो गया। क्या बोल रहा है? एक बाह्य बिंदु कोई मान लीजिए यहाँ पर पी बिंदु हम मान लेते हैं। यहाँ पर से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखिए इस बिंदु से क्या है, एक रेखा हम इधर खींच सकते हैं और एक रेखा जो है इधर खींच सकते हैं जो इसको स्पर्श यानी कि टच करता हो। ठीक है, तो यानी कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये, टोटल रेखा कितना? तो 2 रेखा हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल रेखा जो है वो 2 रेखा जो है उससे टच कर सकती है यानी स्पर्श कर सकती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? यदि वृत्त की त्रिज्या ए है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो आई होप आप सभी को वृत्त की परिधि तो पता ही होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है, जिसमें त्रिज्या की वैल्यू हमें दिया गया कितना? ए। तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 2πa वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। 2πa ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या हमें दिया गया है ए, तो त्रिज्या के स्थान पे हमें क्या रखना होगा? ए रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है, बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास को क्या कर सकता है? चर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया? हमें त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। त्रिज्या की वैल्यू दिया गया है कितना? 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर दिया गया है। और पूछ रहा है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या? पाई आर स्क्वायर होता है। तो जिसमें से पाई की जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना? 14 दिया गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे 14 और इंटू में 14, 2 से काटेंगे, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। सॉरी 7 से काटेंगे, 7 2 नहीं 14 हो जाएगा ना। और 2 का जब पूरा ये 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 44, इंटू में हो जाएगा कितना? 14। 14 का जब पूरा इसमें आप 44 में करोगे ना, 44 14 गुणा 44 में करेंगे तो 616 जो है आपका निकल के आएगा आंसर। ठीक है, तो यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर जो है दूरी मतलब क्षेत्रफल का वो जो है घास चर सकता है घोड़ा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चल। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? 7,3,3,6,6,7,6 का बहुलक है। तो देखिए आई होप आप सभी को बहुलक तो पता ही होगा। देखिए बहुलक उसे बोलते हैं जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट करता है वही हमारा बहुलक है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट किया है ये 6, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, टोटल 4 बार रिपीट किया है। उससे जो 7 है वो 2 ही बार है, 3 एक बार है। मतलब जो संख्या जितनी बार रिपीट करेगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या रिपीट हुआ है वो क्या हुआ है? 6 हुआ। तो यानी 6 वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को जितना भी मैंने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अच्छे लगे हो, आपने अच्छी तरीके से उसे सॉल्व किया है, अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए ऐसे मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है 21 फरवरी को है ना, वो एग्ज़ाम में जो है आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।